नगर गांव में रघु नाम का एक मजदूर आदमी अपनी पत्नी सरिता और 10 साल के बेटे आर्यन के साथ रहता था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और उनका घर काफी कच्चा था। छत घास फूस से बनी हुई थी जिसमें जगह जगह छेद हो गए थे। इससे बारिश का पानी घर के अंदर टपकता था। पिछली बारिश में भी यही हाल था और उनका बेटा आर्यन को बारिश में भीगता देख रघु को बहुत दुख होता था। सरिता ने कहा, पिछली बारिश बहुत परेशान करने वाली थी। बरसात में पन्नियां लगा लेते हैं लेकिन वे भी जल्दी फट जाती हैं। अब मैं कहती हूँ इस बार छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। रघु ने कहा, तुम सही कहती हो। मैं मालिक के पास जाऊंगा, वह हमारी मदद करेंगे। अगर वे पैसे दे देंगे तो कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। यह कहकर वह मालिक के पास गया। मालिक, मुझे आर्थिक सहायता की बहुत जरूरत है ताकि मैं घर की मरम्मत करवा सकूं। कृपया मेरी मदद करें। मालिक ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी फैक्ट्री घाटे में जा रही है। मुझे यह बंद करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। रघु मायूस होकर घर वापस लौट आया। उसने सरिता से कहा, मालिक ने मना कर दिया है, काम भी छिन गया है। अब तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सरिता ने कहा, अब हमें क्या करना होगा? घर में कुछ भी नहीं बचा। तुम तो काम की तलाश में बाहर गए थे, पर अब क्या होगा? रघु ने आश्वासन दिया, परेशान मत हो, मैं कल फिर से काम ढूंढ लूंगा और इस बार छत की मरम्मत भी करवा दूंगा। अगले दिन रघु काम की तलाश में बाहर निकला। उसकी नजर एक गोदाम पर पड़ी जहाँ काम की तलाश थी। उसने वहाँ काम की बात की लेकिन वहाँ उसे कोई जगह नहीं मिली। वह और जगहों पर काम ढूंढता रहा लेकिन किसी जगह पर भी उसे काम नहीं मिला। वह सोचने लगा, दिन खत्म हो गया, अब घर जाकर सरिता से क्या कहूँगा। तभी एक चाय की दुकान पर बैठे लोगों से वह सुनता है कि बारिश और तेज पड़ने वाली है और गरीबों को इससे बहुत समस्या होगी। यह सुनकर रघु और भी मायूस हो जाता है क्योंकि उसे खुद ही काम नहीं मिल रहा था। वह घर लौटता है और सरिता से कहता है, मैंने हर जगह काम ढूंढा लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। अब घर में राशन भी खत्म हो गया है और आर्यन की तबीयत भी खराब हो गई है। मैं क्या करूं? तुम आर्यन के लिए दवाई ले आओ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और आर्यन की हालत भी बिगड़ती जा रही है। सरिता फिर सोचते हुए, तुम मोहन भैया के घर चलो, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। रघु और सरिता मोहन के घर जाते हैं और रघु मोहन से कहता है, मोहन भाई, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन ने कहा, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ आती है लेकिन मेरे पास भी उतने पैसे नहीं हैं। घर के खर्चे, बच्चों के खर्चे बहुत हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना रघु। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं भी मजबूर हूँ। रघु ने निराश होकर कहा, मोहन भाई, यह केवल पैसे की बात नहीं है, यह मेरे बेटे के जीवन का सवाल है। क्या तुम वाकई मेरी इस गंभीर स्थिति में सहायता नहीं कर सकते? क्या मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? मोहन ने कहा, रघु, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। रघु और सरिता भारी मन से टूटे हुए सपनों और गहरी चिंता के साथ घर की ओर लौट आए। तभी दरवाजे पर मोहन का एक और दोस्त आया और उसने पूछा, कौन था? अरे मेरा दोस्त रघु था। उसका बेटा बहुत बीमार है और वो उधार पैसे मांगने आया था। मैंने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया। लेकिन रघु भैया तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे ना? आपके मुश्किल वक्त में कई बार उन्होंने आपकी मदद की है, फिर आपने उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए? मोहन के दोस्त ने हैरान होकर पूछा, अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल तब तक रखता हूँ जब तक मुझे निभाने से फायदा होता है। मोहन ने तसल्ली से कहा, चलो मानो, अगर मैंने उसे पैसे उधार दे भी दिए होते तो वह मेरा पैसा लौटाता कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
ईश्वर न करे उसके बेटे को कुछ हो गया तो। मोहन के दोस्त ने कहा। तो क्या करूं? अगर हो गया तो हो जाने दो, वो जाने, उसकी पत्नी जाने। अरे मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। मोहन ने लापरवाही से कहा। ईश्वर का थोड़ा भी डर कीजिए, मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा यह घमंड तुम ही ले डूबे। मोहन के दोस्त ने चेतावनी दी। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं, मेरी मर्जी है। मोहन ने कहा। रघु परेशान और बेबस था। उसने सभी जानने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोग अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर चुके थे। कुछ ने कहा कि वे खुद भी परेशान हैं, कुछ ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह सोचने लगा, क्या वास्तव में मेरे लिए कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके? तभी आर्यन अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। कुछ करते क्यों नहीं? आर्यन की आवाज में दर्द था। अगर इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। तुम एक बार मुखिया जी के पास जाओ, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। रघु मुखिया जी के पास पहुंचा और बोला, मुखिया जी, मेरा बेटा आर्यन बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने अपने यार, दोस्त, रिश्तेदार सभी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मुखिया जी ने दुखी होकर कहा, रघु, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यार, दोस्त, रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन रघु, मुझे यह कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वह सब मैं अपनी जेब से करवा रहा हूं। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है और गांव वालों ने एक नया धंधा और बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने आते हैं जैसे उनका बाप रख गया हो। मुखिया जी ने कहा। मुझे माफ करना रघु, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुखिया जी ने निराश होकर कहा। रघु अपने घर की ओर निकल पड़ा और सोचने लगा। आज लोगों ने साबित कर दिया है कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता। वह यही सोच रहा था कि अचानक उसे बहुत तेज चक्कर आए और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। उधर से एक भला आदमी आ रहा था और उसने रघु को बेहोश देखा। उसे रघु पर दया आ गई। अरे, ये तो बेहोश है। इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए। ये बेसहारा और कमजोर है। वह आदमी रघु को उठाकर ले गया और उसकी खूब सेवा की। कुछ ही देर में रघु को होश आ गया। यहाँ मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आ गया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। रघु ने उलझन में कहा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, फिर तुम अपने घर जा सकते हो। रघु ने हैरानी से पूछा। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की। मुझे अपने घर ले आए और इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो भाई, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है। हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हों, लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छाई भी इस दुनिया का हिस्सा है। उस आदमी ने समझाया। सच में, क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते, चाहे वह जिएं या मरे? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। उस आदमी ने पूछा। रघु ने सारी कहानी बताई और कहा, मेरे बेटे आर्यन बीमार हैं। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर
मुखिया जी के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वह आदमी दुखी होकर बोला, तुम तो बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत और भी खराब हो गई होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वह भला आदमी रघु को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है, इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाओ और जो पैसे बचें उनसे अपने बेटे और पत्नी के लिए गर्म कपड़े खरीदना और छत की मरम्मत भी करा लेना, और जो पैसे बचें उनसे कोई कारोबार शुरू करना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हों तो मुझे लौटा देना तुम। मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था। आज मैंने देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। रघु जल्दी से अपने घर जाता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में रघु के बेटे आर्यन एकदम ठीक हो जाते हैं। एक दिन सरिता रघु से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? रघु कहता है, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वह कौन था, लेकिन मेरे लिए वह किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा कि कुछ पैसों से अपने बेटे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से गर्म कपड़े खरीदना और बाकी पैसों से कोई कारोबार शुरू कर लेना। सोच रहा हूं कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूं। सरिता बोली, तुम सही कहते हो। वह आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम चाय समोसे बेचेंगे। तुम तो जानते ही हो मैं कितने स्वादिष्ट समोसे और चाय बनाती हूँ। रघु बाजार से जाकर चाय समोसे बनाने का सामान ले आता है और फिर वह अगले ही दिन से चाय समोसे बेचना शुरू कर देता है। अरे भैया, रघु ने तो समोसे चाय बेचना शुरू कर दिया। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। चलो एक समोसा खाकर देखूं तो सही, समोसा कैसे बना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हें अभी एक समोसा देता हूँ। ये लो भैया आलू का समोसा, जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। तुम मेरे पहले ग्राहक हो। जैसे ही वह आदमी आलू का समोसा खाता है तो वह खाता ही रह जाता है। उसे आलू के समोसे इतने अच्छे लगते हैं कि वह 4 समोसे खा जाता है। अरे भाई जी, क्या मिला दिया समोसे में? पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भर रहा। ऐसा मन करता है कि 2-3 समोसे और खा लूं, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। कहीं पता चले मजे मजे में पेट खराब हो जाए। कुछ ही दिनों में रघु के समोसे चाय की दुकान फेमस हो जाती है। दूर दूर से लोग उसके समोसे खाने और चाय पीने आते हैं। यह बात गांव के सरपंच के कानों तक पहुंची तो वह तुरंत रघु की दुकान पर चला जाता है। अरे वाह रघु, बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो तू कुछ दिनों पहले लोगों से पैसे उधार मांगता था। एकदम से इतने सारे पैसे कहां से आ गए तेरे पास जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? मुखिया जी, सब ईश्वर की देन है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। अरे बात तो बहुत ज्ञान की कर रहा है। तेरे आलू के समोसे का नाम बहुत सुना है। जरा 1-2 समोसा मुझे भी खिला और एक प्याली चाय भी पिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी। सरिता मुखिया जी को समोसे दो। मुखिया जी ने गरम समोसे खाए और चाय की चुस्की लेते हुए बोले, वाह रघु, सच में तेरे समोसे का जवाब नहीं। ऐसा स्वाद पूरे गांव में नहीं मिलेगा। ये सब आपका आशीर्वाद है मुखिया जी। मुखिया जी रघु को पैसे देकर चले जाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब रघु अपने घर में होता है तभी उसका दोस्त मोहन आता है। रघु, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। घर में एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। तुम ही हो जो इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर सकते हो। मोहन भाई, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पैसे दे देता हूँ। मोहन ने मन ही मन सोचा, जैसे मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे, रघु भी मुझे पैसे उधार नहीं देता। लेकिन रघु ने ऐसा नहीं किया। उसके घर में जो भी मदद के लिए आता वह सभी की मदद करता है। यह सब देखकर मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रघु से कहता है, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ है। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मैंने तुम्हारे सामने अपने पैसे का दिखावा किया और तुम्हारे हालात का मजाक बनाया।
मेरे घमंड और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब समय ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया है। मैंने देखा कि पैसे और ऐशो आराम की दुनिया कितनी छोटी और अस्थायी है। सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं अधिक है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, कृपया मुझे माफ कर दो। मोहन, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। मैंने जो किया यह मेरा फर्ज था। सच्ची दोस्ती और इंसानियत का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे के कठिन समय में साथ दें और मदद करें। तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने वह निभाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह सबसे बड़ी बात है। समझना कि पैसे और ऐशो आराम की दुनिया की तुलना में सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं ज्यादा है। यही तो असली माफी है। इसलिए मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं और यही सबसे बड़ी सजा भी है कि तुम्हें यह समझ आ गया। अरे भाई, अब तुम जल्दी जाओ और भाभी का ख्याल रखो। मोहन अपने घर चला जाता है। रघु अपनी पत्नी सरिता से कहता है, हमारे पास जमा पूंजी तो अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ईश्वर की दुआ से सब बढ़िया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उस भले आदमी के उधार के पैसे उसे लौटा आऊं। रघु उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। जब वह उसके घर पहुंचता है, रघु को पैसे लौटाने के लिए वह भला आदमी नहीं मिलता है, बल्कि उसे वहां एक दूसरा आदमी मिलता है। रघु उससे कहता है, भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? वह आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं इस घर में लगभग 3 घंटे रुका था। अरे, यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 20 साल से इस घर में तो मैं ही रह रहा हूँ। क्यों फिजूल की बातों में मेरा समय खराब कर रहे हो? कितनी बार बताऊं कि यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रहता है। अब यहाँ से जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। रघु मायूस होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी सरिता से कहता है, सरिता, आज मुझे बहुत ही अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उस घर में जहां वह आदमी मुझे लेकर गया था, न वहां मुझे वह आदमी मिला, बल्कि मुझे एक बिल्कुल अलग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि वह 20 साल से यहाँ पर रह रहा है। उसके अलावा वहां कोई और नहीं रहता। तुम पूरी यकीन से कह सकते हो वो भला आदमी तुम्हें उसी घर में ले गया था? रघु जवाब देता है, हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस घर की पहचान मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है। वह आदमी मुझे उसी घर में ले गया था और मैं वहां करीब 3 घंटे तक रुका था। लेकिन आज जब मैं उसके घर जाकर उस आदमी को खोजने लगा तो मुझे एक अलग ही आदमी मिला। उसने मुझे बहुत ही जोर देकर कहा कि वह 20 साल से यहाँ पर रह रहा है। उसके अलावा और कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता है। ईश्वर ने हमारी मदद की। एक तरीके से तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से ही हमें वह मदद मिली थी। रघु जरूरतमंदों की खूब मदद करने लगता है। कुछ ही दिनों में वह एक बड़ा सा घर बना लेता है और फिर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाते। चाहे समय जैसा भी हो, भगवान हमेशा आपकी मदद उसी रूप में करते हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।